स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका भूकंप। दोस्तों, भूकंप यानी अर्थक्वेक। भूकंप जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, भूकंप है क्या चीज, कौन कौन से जगह ज्यादा इसको प्रभावित करते हैं, उसको कैसे मापते हैं, किस टाइप से भूकंप की हम लोग पूर्वानुमान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन से सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं, आप लोग को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर लिखे हैं आपका भूकंप। तो भूकंप का अंग्रेजी में इसको कहा जाता है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक है क्या चीज, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भूकंप होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा हूं, ध्यान देंगे कि पृथ्वी की भूपटल पर किसी ज्ञात अज्ञात प्राकृतिक कृत्रिम कारणों से होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी हम लोग का ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, पृथ्वी पर किसी भी तरह का जब हलचल होते हैं, कंपन होने लगता है, तो उसी को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं, अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा हूं, भूकंप आने से पहले क्षेत्र विशेष में रेडियन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे पंछियां पलायन कर जाती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भूकंप का हम लोग पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं, फिर भी बहुत ही कम समय में हम लोग को अंदाजा लग जाता है कि अभी भूकंप आने वाले हैं। क्योंकि जब भूकंप आने से 5-10 मिनट पहले हम लोग का क्या होता है, हमारे क्षेत्र विशेष में जहाँ पर भूकंप आने की संभावना रहता है, वहाँ पर रेडियन गैस की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि हमारे जितने सारे भी पशु पंछी है सब पलायन करने लगते हैं, भागने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग समझ जाते हैं कि अभी हम लोग को भूकंप आने की संभावना है। तब तक इतना हम लोग का देर हो चुका रहता है और हम लोग के पास उतना समय नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग उसका कुछ निराकरण नहीं कर पाते हैं, हम लोग सचेत नहीं हो पाते हैं, हम लोग सुरक्षित जगह पर नहीं जा पाते। बहुत ही कम समय मिलने के कारण हम लोग भूकंप से, कहीं भी आपदा से हम लोग जान माल की क्षति से भी नहीं बच पाते हैं। तो चलिए दोस्त, इसका क्या कारण है, इसमें किस टाइप से हम लोग क्या तरंग निकालते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे जो पृथ्वी है टोटल 27 प्लेट से होकर निर्मित है। 7 आपका बड़े प्लेट होता है और आपका 20 आपका छोटा प्लेट। तो कहीं ना कहीं ये प्लेट का जो अभिसरण होता है और अपसरण होता है, उसी के लिए हम लोग का भूकंप यानी धरती पे हलचल होता है। हम कह सकते हैं कि जब प्लेटों पर असंतुलित बल लगता है तो वो प्लेट मुड़ने लगती है। ठीक है, वो क्या होता है, मुड़ने लगती है। तब क्या होता है, प्रत्येक प्लेट जो रहता है एक दूसरे पे क्या होता है, एक खास सीमा पर ही प्रत्याशित होती है। लेकिन जब उस सीमा से अधिक वो दोनों प्लेट टकरा के मुड़ जाती है, तो उससे क्या होता है, टूटने पर एक प्रकार की हम लोग को ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा को ही हम लोग तरंग कहते हैं। वो तरंग के रूप में चलते रहती है, और उसी तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मिक तरंग कहते हैं। जो दो या दो से अधिक प्लेट जब मुड़ जाते हैं तो एक खास तरह का तरंग निकलता है, और उसी तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मिक तरंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी भूकंप आता है, यहाँ पर ध्यान देंगे आपके स्क्रीन पे, जब भी हम लोग का भूकंप आता है तो भूकंप का केंद्र कहीं ना कहीं होता है। जो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जहां केंद्र बिंदु माना जाता है, उसको हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं भूकंप में हम लोग का 3 तरह के तरंग हमारी धरती पर आते हैं, धरातल पर आते हैं। धरातल पर 3 तरह के तरंग पहुंचते हैं। एक होता है प्राइमरी वेव, एक होता है सेकेंडरी वेव, एक होता है लाभ वेव। तो दोस्तों, ये जो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और जो लाभ वेव है, ये तीनों तरह बारी बारी से हमारे धरती पर आके पहुंचते हैं, टकराते हैं और हलचल पैदा कर देते हैं। तो जहां से मतलब केंद्र बिंदु से हमारे धरती पर जिस बिंदु पर आके हमारी तरंग टकराती है, उसी को हमको अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी को हम लोग ईपी सेंटर के नाम, यहाँ पर देखिए ईपी सेंटर लिखा हुआ, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधिक केंद्र है क्या चीज, हमारे जो भूकंप की तरंगे
धरातल पर पृथ्वी पर जहां पर आकर टकराती है वहीं पर क्या होता है आपका अधिकेंद्र हो, उसी को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, इपीसेंटर के नाम से जानते हैं। अभी एक बात आती थी दोस्तों, आप कहेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से अगर यहाँ आपका जब केंद्र बिंदु है यहाँ से निकल के क्या आपका धरती पर टकराते हैं हमारे ये तरंग? नहीं, ये चारों साइड इस टाइप से हम लोग का क्या होता है बढ़ते जाता है। लेकिन हम लोग किसका अंदाजा लग पाता है? जो हमारे धरती पे जिस तरंग यहाँ पर टकराते हैं, जो नीचे क्यों जाता है, जो रोड अवस्था में चला जाता है, उसका हम लोग को कोई अनुमान नहीं रहता है, उसको हम लोग को उतना जानने की भी जरूरत नहीं। जहाँ से हम लोग का कुछ जान माल की क्षति होती है, जहाँ से हम लोग का कुछ देखने को मिलता है, वही चीज़ का हम लोग खासतौर पर उसका अंदाज़ा लगाते हैं, उसी चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 तरंग हैं, तो सबसे पहले जो आता है हमारी धरती पर टकराते हैं वो है आपका प्राइमरी वेव, यानी हम लोग प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंग या गौण तरंग के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड होता है आपका लाभ तरंग। लाभ तरंग यानी ये हम लोग का तृतीय तरंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका लाभ इसीलिए ये करा है, ये HD लाभ ने इसका मतलब खोज किया है, इसीलिए इस तरंग का नाम क्या पड़ा है? लव तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि एक एक तरंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्या होते हैं, सारे के बारे में जिक्र करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेंगे दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने जो लिए हैं प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लाभ वेव। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका बात कर लेता हूँ स्पीड की। स्पीड किसका कितना होता है दोस्तों? ये जो वेव है इसका जो स्पीड होता है ये 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर तक ये जाते हैं, लगभग में ये लिया गया है। उसके बाद सेकेंडरी वेव की बात करें तो इसका स्पीड कितना होता है? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, मतलब प्राइमरी वेव से ये कम होता है। और सबसे कम स्पीड का होता है आपका लव तरंग, लव वेव होता है। इसके स्पीड होता है 1 से 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड के रहता है। तो आप समझ सकते हैं सबसे स्पीड में आते हैं प्राइमरी वेव और सबसे स्लो में आते हैं आपका लव वेव। लेकिन एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ, ये भले ही बहुत स्लो में आते हैं लेकिन ये काफ़ी विनाशकारी होते हैं दोस्तों, और काफ़ी ये क्षति पहुँचाने वाले तरंग होते हैं। यही आपका लाभ तरंग है। चलिए अगर क्षति की बात करेंगे तो ये क्या होता है, प्राइमरी वेव में सबसे कम क्षति देखने को मिलता है, और सेकेंडरी वेव में क्या होता है औसत क्षति देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर लाभ तरंग की बात करें तो ये सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाले तरंग यही है दोस्तों। भले ही लेट से आए लेकिन ये काफ़ी हानिकारक है, काफ़ी घातक सिद्ध होते हैं हम लोग के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं प्राइमरी वेव किसमें हम लोग का गमन कर सकते हैं। तो ये ठोस, द्रव और गैस में हम लोग का प्राइमरी वेव जा सकता है। सेकेंडरी वेव क्या होता है? ठोस, द्रव में यही, ठीक है दोस्तों। और ये जो धरातल पर क्या है, ये लव तरंग है, ये धरातल पर आते हैं इसलिए इसको धरातलीय तरंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक बात और यहाँ पर समझाने वाली है दोस्तों, ये जो प्राइमरी वेव है ये क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या किस टाइप का तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। हम कह सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव हम लोग का यानी ध्वनिक तरंग भी हम लोग किस टाइप का होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। उसके बाद क्या है आपका सेकेंडरी वेव जो होता है ये होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। और ये जो होता है प्रकाश में भी हम लोग को किस टाइप का तरंग देखने को मिलता है? अनुप्रस्थ तरंग देखने को मिलता है। और लाभ वेव जो होता है ये भी हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग ही होता है, यानी ट्रांसवर्स वेव ही होता है हम लोग का लव तरंग। इसीलिए ये जो प्राइमरी वेव है इसी को हम लोग प्राथमिक के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी होने के नाते इसको हम लोग हिंदी में द्वितीयक या गौण तरंग भी कहते हैं। तो इस तरह पर आप समझ गए होंगे कि भूकंप किस टाइप से आते हैं। भूकंप, चलिए दोस्त अभी हम बात करते हैं ये जो 3 टाइप्स का वेव है, यहाँ ध्यान देंगे दोस्त स्क्रीन पे, ये 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, ये जो हमारे भूकंप के 3 तरह के जो तरंग है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इस पे क्या चर्चा करेंगे? ये जो P वेव होता है इसको इस टाइप से दिखाया गया है, S वेव होता है इसको इस टाइप से दिखाया गया है, और L वेव जो होता है इसको इस टाइप से दिखाया गया है। इसका कहने का मतलब यही है, ये जो है ये
आपका इस टाइप से आता है, इसका क्या होता है आपको इस टाइप से, और ये क्या है, इसका कंपन आपका ज़्यादा होने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसका कंपन ज़्यादा होता है, किसका औसत होता है और किसका कम होता है। इसीलिए 3 चीज़ में इसको मैंने बांट दिया है। ये ई वेव है, ये एस वेव है और ये एल वेव है। दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो छोटा छोटे स्टेप से आपको दिखाया गया है, सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। कहने का मतलब है ये जो आपका ई वेव जो होता है, इसका कंपन जो आवृत्ति कहेंगे, ये क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसलिए आवृत्ति संख्या यहाँ पर देखिए इस टाइप से ऊपर क्यों निशान लगाया हुआ, यानी सबसे अधिक होता है। अगर एस वेव की बात करें आवृत्ति यानी संख्या में इस टाइप से, तो ये औसत में आता है। और एल वेव की अगर करें बात आवृत्ति यानी संख्या में, तो क्या होता है, ये सबसे कम होता है। इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम जो आवृत्ति होते हैं वो क्या होता है, एल वेव में ही देखने को मिलता है। अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें दोस्तों, तरंग दैर्ध्य मतलब होता है आपका वेव लेंथ, यानी दूरी की बात की जा रही है इसमें। तो दूरी अगर करें बात, तो इसमें क्या होता है, सबसे कम होते हैं। देखिए छोटे कंपन के रूप में इस टाइप आवृत्ति के रूप में दिखाया गया है, इसीलिए इसकी दूरी जो क्या होगा, काफी कम होगा। एस एफ का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, औसत होगा आपका पी एफ और एल एफ के अपेक्षा में। और जब एल एफ का तरंग दैर्ध्य होगा, ये काफी ज्यादा होगा, यानी इसकी दूरी क्या होता है, काफी होता है। इन दोनों के अपेक्षा में सबसे ज्यादा एल एफ का तरंग दैर्ध्य होता है। अगर आयाम की करें बात दोस्तों, आयाम को हम लोग ऊंचाई के तौर पर समझ सकते हैं। अगर इसकी ऊंचाई क्या होगा, तो सबसे कम होगा। अगर एस एफ की ऊंचाई की करें बात, तो क्या होगा, ऊंचाई इसमें औसत देखने को मिलेगा। और अगर एल एफ की बात करें, तो इसका जो आयाम होगा यानी ऊंचाई होगी, ये सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो इस तरह से ई एफ, एल एफ और एस एफ के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग समझते थे दोस्तों कि भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों भूकंप के कई तरह के कारण हैं, लेकिन उसमें से खास तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ कारण को यहाँ पर दर्शाए हैं। वो क्या है आपका भूकंप के कारण। तो भूकंप के कारण में क्या है आपका नवीन बलित पर्वत का तल। दोस्तों ये जो नवीन बलित पर्वत का तल का कभी भी हलचल पर ये करते हैं, हमारे जितने सारे प्लेट होते हैं, कभी अभिसरण और कभी अपसरण की क्रिया करते हैं, उसी के चलते भी हमारे धरती पर भूकंप आते हैं, आता है या आने की संभावना व्यक्त की जाती है। अगर दूसरा कारण की बात करें, तो प्लेट के विनाशिक आकार। दोस्तों ये जो प्लेट होता है, ये जो प्लेट इस टाइप से हम दिखा देता हूँ, प्लेट इस टाइप से दो प्लेट, इसका विनाशिक आकार यानी कहने का मतलब है इस टाइप से प्लेट होगा, या तो ये दोनों एक साथ में टकराने के चांसेस रहता है, या तो फिर दूर जाने का चांसेस रहता है। तो एक को कहा जाता है अभिसरण और एक को कहा जाता है आपका अपसरण। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, टकरा भी सकता है और ये आपका दूर भी जा सकता है। तो दोनों क्रिया में हम लोग क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होती है। तो अभिसरण जो होता है, अभिसरण का मतलब है आपका ये काफी खतरा होता है, और अपसरण जो होता है ये नॉर्मल भूकंप होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा हम लोग का क्षति नहीं पहुंचाते। और तीसरा जो सबसे बड़ी कारण है दोस्तों, मानव जनित कारण। हम लोग का मानव का इतना अभी विज्ञान के प्रति रुझान हो गया है कि कुछ हम लोग पर्यावरण को अनदेखा कर देते हैं। हाँ, इसीलिए भी हमारे वातावरण दूषित हो रहे हैं, इसका भी भूकंप का बहुत हद तक कारण हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग का ये खास तौर पर यहाँ 3 कारण दिखाया गया है। एक कारण हो गया नवीन बलित पर्वत का तल, दूसरा हो गया प्लेट का विनाशिक आकार, और तीसरा हो गया मानव जनित कारण। तो चलिए दोस्त, आगे हम लोग इसके बारे में और समझते हैं कि किस टाइप से भूकंप के कौन कौन से पेटी होते हैं, कहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है, कहाँ पर कम आता है, भूकंप को कैसे मापा जाएगा, किस किस जोन में भूकंप को बांटा जाता है, ये सारे के बारे में आप लोग को भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे अंत तक बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्त अभी हम लोग समझते हैं भूकंप के पेटी, कहाँ कहाँ पर भूकंप कितना अधिक होता है, किस जगह पर भूकंप कम होता है, कहाँ किस रूप में होता है, सारे चीज़ के बारे में अभी आप लोग को समझाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए स्क्रीन पे भूकंप की पेटी। तो भूकंप के जो पेटी होते हैं, खास तौर पर ये 5 पेटी के बारे में मैंने जिक्र किया है। ये क्या होता है, प्रशांत महासागर पेटी एक होता है, एक होता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, एक होता है मध्य अटलांटिक पेटी, एक होता है अन्य छोटे प्लेट, और एक होता है अंटार्कटिका क्षेत्र। तो अंटार्कटिक क्षेत्र ये इस तरह से मेरा 5
पेटी के बारे में हम आपके सामने जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ, ये प्रशांत महासागर पेटी हो दोस्तों, सबसे अधिक भूकंप का केंद्र यहीं पर देखने को मिलता है। यानी 63% जो भूकंप हमारे आता है प्रशांत महासागर पेटी में ही आता है। ये किस कारण आता है? अभिसरण के कारण होता है। तो अभिसरण आप कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिए ये हम लोग का क्या है, ये थोड़ा सा मोटा मोटा दिखा दे रहे हैं। ये हम लोग का क्या है, आपका उत्तरी अमेरिका है। क्या है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका है। ये वाला क्या है, आपका दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है। तो इधर जो वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, यही हम लोग का क्या है, प्रशांत महासागर वाला ये इलाका, प्रशांत महासागर हमारा यही है। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर वाला यही जगह है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप क्यों आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये जो आता है इस इलाका में 63% भूकंप यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आपको कहा जाएगा कि भूकंप के पेटियों में कहाँ पर सबसे अधिक भूकंप देखने को मिलता है, तो आपको कहा देना होगा प्रशांत महासागर का जो पेटी है, इसमें हम लोग का क्या होता है, 63% भूकंप आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी में क्या होता है, हम लोग का रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि वलय देखने को मिलता है। भूकंप क्या होता है, पानी के अंदर जब भूकंप ज्वालामुखी आपका विस्फोट होता है, तो उसमें क्या होता है, इस टाइप से यहाँ पर भी भूकंप, यहाँ पर भी भूकंप, यहाँ पर भी इस टाइप से आपका भूकंप देखने को मिलता है। तो जहाँ पर इस चारों साइड का आपका भूकंप देखने को मिलता है, एक रिंग जैसा आपको उत्पन्न हो जाता है, और इस रिंग के सहारे इसी के हम लोग इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं इसको। अग्नि वलय किस नाम से जानते हैं, अग्नि वलय के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अग्नि वलय है क्या चीज, तो हमारे समुद्र के अंदर भूकंप यानी ज्वालामुखी विस्फोट होने के फलस्वरूप इस टाइप से आग का गोला जैसा आपका निकलता रहता है, जो कि इस टाइप से आपका राउंड का दिखता है, एक वलय के रूप में देखने को मिलता है। इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय के नाम से जानते हैं। तो चलिए अभी आप लोग को समझाते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी क्या है दोस्तों, इसमें जो आपका भूकंप होता है वो अभिसरण के कारण होता है। तो अभिसरण के कारण का मतलब अभी हम लोग का ये कौन वाला क्षेत्र कह सकता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो दोस्तों जैसे हम लोग इंडिया वाला क्षेत्र है, इंडिया में इस टाइप से दिखाना चाहता हूँ। इस टाइप से जो आपका इंडिया वाला क्षेत्र है यहाँ पर, तो इंडिया का तलछटी वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा इस टाइप से हम लोग जो हिमालयन वाला क्षेत्र होता है, हिमालयन वाला, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूकंप की संभावना रहता है, काफ़ी ज़्यादा आपका भूकंप होते रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला जो एरिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य आपको महाद्वीपीय पेटी। यानी जितने सारे महाद्वीप है इसके बीचों बीच होके इस टाइप से आपको गुजरी है, इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो मध्य महाद्वीपीय जो पेटी होता है इसमें भी आपका भूकंप देखने को मिलता है। इसीलिए हमारे जो भारत में, जब अगर भारत के बात करेंगे तो ये नेपाल वाला जो इलाका सटा हुआ है, हिमालयन वाला इलाका जो सटा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं तो हमारे जो ये आपका हिमालयन वाला जो एरिया है ये किसके अंतर्गत आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर आता है। दोस्तों इसमें हम लोग का माउंट एवरेस्ट भी आता है। हम सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 8,850 मीटर होती है, और वहाँ पर भी भूकंप देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं हिमालय वाला जो क्षेत्र है ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है, इसको कह सकते हैं संवेदनशील क्षेत्र के नाम से अभी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखता हूँ अभी तीसरा पेटी। तो तीसरा पेटी जो है दोस्तों वो है आपका मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी में भूकंप कैसे आते हैं, अवसरण के कारण आते हैं दोस्तों। यानी उसमें क्या होता है, ये जो एरिया है मध्य अटलांटिक, ये मान लीजिए यूरोप वाला एरिया, ये इंडिया को छोड़ दीजिए, यूरोप वाला हिस्सा है। तो ये जगह जो है ये आपका अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है। तो ये जो अटलांटिक आपका महासागर है इसमें क्या होता है, हमेशा ज्वालामुखी उत्पन्न होते रहता है।
हमेशा ज्वालामुखी निकलता रहता है। और ज्वालामुखी निकलने के कारण इसमें क्या होता है, आपका इसे पानी अधिक रहने के कारण अंदर में ही पहाड़ जैसे आपका बन जाता है और पहाड़ बन के जम जाता है। तो कभी कभी होता क्या है कि दो पहाड़, इधर एक पहाड़ मान लीजिए, इधर एक पहाड़ टूट के अलग हो जाता है, और अलग होके ये वाला खाई बन जाता है, यानी बीच वाला एक सुरंग टाइप का हो जाता है। तो दो चट्टान के बीच वाला जगह है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कटक के नाम से जानते हैं। कटक या रिज कहा जाता है। अगर कहा जाएगा कि रिज या कटक क्या है, तो हम कहेंगे कि हमारे मध्य अटलांटिक जो पेटी है उसमें हमारे समुद्र के अंदर ही ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण हमारे पहाड़ या चट्टान हो जाते हैं, और दो चट्टान या दो से अधिक चट्टानों के बीच वाला जगह हो जाता है, फट जाती है, किसी भी कारण ये जगह हो जाता है, बन जाता है, उसी को हम लोग कटक के नाम से जानते हैं या रिज के नाम से जानते हैं। कटक कहिए या रिज कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तीसरा था कि आपका मध्य अटलांटिक पेटी। उसके बाद है आपका अन्य छोटे प्लेट। चौथा में क्या लिए है मैंने, अन्य छोटे प्लेट। अन्य छोटे प्लेट में अपसरण होता है, उसके चलते भी हम लोग का भूकंप होते हैं। तो इसमें अन्य छोटे प्लेट में हम लोग का खासतौर पर एक होता है हुक्का प्लेट। तो यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक होता है हुक्का प्लेट होता है। ये कहाँ पर है, यूएसए में आता है। ये भी काफ़ी इसका ये होता है। दूसरा अगर हम बात करें कोकोस प्लेट, एक होता है कोकोस, वो कहाँ पर है दोस्तों, मेक्सिको में है, मेक्सिको में देखने को मिलता है। एक होता है आपका नाजका प्लेट। तीसरा में हम बात करेंगे नाजका प्लेट। नाजका प्लेट ये कहाँ, पेरू में है दोस्तों। इस तरह के और सारे प्लेट है। ओरमा प्लेट है, सुंडा है, दक्षिणी चीन सागर में सुंडा प्लेट है, फिलीपींस में फिलीपींस प्लेट है। इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है बहुत सारे प्लेट। तो इन सारे प्लेट में जब अभिसरण होता है, इसके चलते भी हम लोग का भूकंप देखने को मिलता है, भूकंप आता है। और पांचवा जो कारण है, जो पेटी है, वो है आपका अंटार्कटिक पेटी। तो दोस्तों अंटार्कटिक जी वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी आपका ठंडा रहता है, आइस में ढका हुआ रहता है। इसके चलते वहाँ कोई आदमी नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर भूकंप आए चाहे नहीं आए हम लोग का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए इसका हम लोग उतना ज़्यादा अध्ययन भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि भूकंप की कौन कौन से पेटी होते हैं, किसमें सबसे अधिक भूकंप आते हैं और इसका कारण क्या है, सारा चीज़ के बारे में मोटा मोटी आप लोग को जानकारी हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग समझते हैं आपको भूकंपीय जोन। दोस्तों ये जो भूकंपीय जोन है, तो भूकंपीय जोन क्या होता है, 1 से 5 तक हम लोग का भूकंपीय जोन माना जाता है। लेकिन अभी अगर भूकंपीय जोन की बात करें, यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ मैंने भूकंपीय जोन। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 नंबर जोन है, ये है 2 नंबर जोन, ये है आपका 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ये है आपका 5 नंबर जोन है। तो सबसे अगर डेंजर माना जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, डेंजर जोन जो विनाशकारी जोन है वो 5 नंबर वाला जोन आता है। तो इस तरह से 1 नंबर वाला जोन में उतना आपका कुछ असर नहीं होता, इसलिए 1 नंबर जोन को हम लोग नहीं मानते हैं। अभी यहाँ लिखे हैं बट नाउ ओनली 4 जोन, यानी 4 जोन के बारे में ही हम लोग अभी जिक्र करते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे जो कच्छ में, गुजरात के जो कच्छ वाले इलाका में 26 जनवरी 2001 में विनाशकारी भूकंप आया था दोस्तों। उसमें हम लोग जब झंडा फहरा रहे थे उसी टाइम हम लोग को भूकंप आ गया था। तो हम समझ सकते हैं, अगर हम कहेंगे जो डेंजर वाला जोन है आपका 5 नंबर जोन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे हमारे जो भारत के जो हिमालयन वाला क्षेत्र है उसमें जो हम लोग का हमेशा मध्य महाद्वीपीय वाला पेटी के अंतर्गत जो आता है हिमालयन वाला क्षेत्र, उसमें भारत में उसी को हम लोग 5 नंबर जोन में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सबसे खतरनाक जोन उसको माना जाता है, जहां पर कम रिएक्टर वाला भूकंप आते हैं उसको 1 नंबर जोन माना जाता है। उससे ज़्यादा वाला 2 नंबर जोन माना जाता है। उससे ज़्यादा तीव्रता वाला जहाँ पर भूकंप उसको 3 नंबर जोन माना जाता है। उससे ज़्यादा तीव्रता वाला जोन में 4 नंबर जोन माना जाता है। और सबसे अधिक यानी 6 या 5 या 5 से अधिक रिएक्टर वाला जो आपका भूकंप आता है तीव्रता वाले, उसको 5 नंबर जोन माना जाता है। और 5 नंबर जोन काफ़ी हानिकारक होते हैं, हम लोग के लिए काफ़ी जानमाल का क्षति हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग के भूकंपीय क्षेत्र में इस टाइप से मापा गया है, मतलब इसमें डिवाइड किया हुआ। तो चलिए अभी हम लोग समझाते हैं आपको
कि भूकंप मापी यंत्र को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो भूकंप मापी जो यंत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो उसका ग्राफ होता है उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। और भूकंप मापी जो स्केल होता है दोस्तों, क्या होता है? स्केल जो होता है इसको हम लोग का इससे सबसे आगे सबसे पहले जब लोग भूकंप मापते थे उसको कहा जाता है फेरल। किस नाम से जानते थे? फेरल के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जानते थे? फेरल। उसके क्या है? उसके दूसरा नंबर में है आपका मरकली। दूसरा नंबर पे है आपका मरकली। ठीक है दोस्तों, ये भी ज़्यादा हम लोग का लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ। धीरे धीरे हम लोग का वैज्ञानिक ने चेंज करते क्या उसका ये करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर जो फेरल के बाद राशि आया था। क्या आया था दोस्तों? राशि। क्या आ गया था? राशि स्केल आया था। राशि के बाद मरकरी। मरकरी में क्या क्या होता था? 1 से 12 तक का वहाँ पर ये आंकड़ा दिया रहता था। उसके बाद अभी जो मान्यता है, अभी जो हम लोग की है वो क्या होता है? आपका रिक्टर स्केल। क्या होता है दोस्तों? रिक्टर स्केल से हम लोग भूकंप को मापते हैं। ये जो रिक्टर स्केल है अभी भी ये चल रहा है। इसमें आपका 1 से 9 तक का ये रहता है या 10 तक का ये रहता है। यही आपका रिक्टर स्केल में मापा जाता है। तो हम कह सकते हैं 7 से कम है तो कोई क्षति उतना नहीं होता है, लेकिन 7 से जैसी ज़्यादा हम लोग का तीव्रता देखने को मिलता है भूकंप का तो वो काफ़ी क्षति पहुंचाने वाला होता है दोस्तों। तो हम लोग क्या आपका सिस्मोग्राफ के सहारा ही हम लोग भूकंप को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आप लोग को समझा देना चाहता हूँ दोस्तों। एक होता है आपका आइसोसिस्मल लाइन और एक होता है आपका होमोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल SEISML, एक होता है आइसोसिस्मल लाइन और एक होता है आपका होमोसिस्मल लाइन। एक होता है आपका होमोसिस्मल लाइन, सिस्मल लाइन। तो अभी समझाते हैं आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है और होमोसिस्मल लाइन क्या होता है। दोस्तों आइसोसिस्मल लाइन का मतलब होता है समान तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ समान तीव्रता। यानी आप कह सकते हैं समान तीव्रता वाला क्षेत्र जो होता है, यानी इसको ये क्या बहुत क्षति हम लोग का होता है। समान तीव्रता वाला जो भूकंप देखने को मिलता है उसको कहता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग के इसमें भी आया भूकंप। हमारे इंडिया में अलग अलग कोना पे भूकंप है। एक भूकंप यहाँ है, एक भूकंप यहाँ है, एक भूकंप यहाँ देखने को मिले, यहाँ एक भूकंप यहाँ पर। और सब में मान लीजिए 6 का आंकड़ा मापा गया है, 6 की तीव्रता मापा गया है, 6 की तीव्रता मापा। यानी हम कह सकते हैं अलग अलग जगह पे जो भूकंप आया है और सबका समान तीव्रता है। अगर अलग अलग भूकंप आते हैं अलग अलग जगह पे और सबका एक जैसे तीव्रता अगर आंकी जाती है, इसको कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन। बिल्कुल कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है दोस्तों। हम कह देता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अलग अलग जगह पे भूकंप आता है और अगर सबका अगर तीव्रता मापा जाता है, सबका एक समान तीव्रता आंकी जाती है, मापी जाती है, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। अभी हम बात करेंगे होमोसिस्मल लाइन क्या होता है। तो होमोसिस्मल लाइन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? एक समय पे आता है, समान समय। इसमें जैसे समान तीव्रता वाले भूकंप को आइसोसिस्मल लाइन के नाम से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं? समान समय में या एक समय में। हम कह सकते हैं समान समय या एक समय। जहाँ पर भी हम लोग का भूकंप आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आया ये 10 बजे, कितना बजे? सुबह 10 बजे है। तो यहाँ भी अगर मान लीजिए भूकंप की तीव्रता मापी गई या देखा गया, वो भी कब आया? 10 AM को ही आया। यहाँ पर भी आपको देखा गया, ये भी कब देखा गया? 10 AM को ही यहाँ पर भी देखा गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये तीनों जगह जो भूकंप एक ही समय पे, एक समान समय पे भूकंप देखा गया है, यानी अनुभव किया गया है, इसी को हम लोग कहते हैं होमोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। तो आपको कह सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, आइसोसिस्मल लाइन क्या है और होमोसिस्मल लाइन क्या है। आइसोसिस्मल लाइन में आप समान तीव्रता की याद रखिएगा और कितने भी जगह पे आपका भूकंप की मतलब तीव्रता आंकी जाएगी उसमें समान सभी में देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग आइसोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। होमोसिस्मल लाइन क्या है? समान समय में, एक समान समय में जब अलग अलग जगह में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं।
ठीक है दोस्त, तो इस तरह से मोटा मोटी भूकंप के बारे में आप लोग को जानकारी दे दिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे कि भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, भूकंप का पूर्वानुमान कर सकते हैं कि नहीं, भूकंप का तरंग क्या है, कितने तरह के तरंग होते हैं, कितने भूकंप का कारण क्या है, भूकंप के कितने एटी होते हैं, भूकंप के कितने जोन होते हैं, भूकंप को कैसे मापा जाता है, किस किस स्केल का मापा जाता है, अभी कौन कौन से स्केल का उपयोग किया जाता है, आइसोसिस्मोल लाइन क्या है, होमोसिस्मोल लाइन क्या है, और उसका चेतावनी हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में जिक्र किया गया दोस्तों। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर दोस्तों वीडियो को दोस्तों पे शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।